हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट ए के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है बेटा उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। देखिए, जैसे लाइट एक प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम मीडियम के अंदर, उसी तरह The अगर हम sound एक wave साउंड वेव की बात करते हैं incident तो वो on भी a hard स्ट्राइक surface करके bounces back सेम into लाइट the की same तरह medium. आपकी रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम मीडियम के अंदर। तो इसी बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स टू द सेम मीडियम को ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने लाइट के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी मिरर को तो उस कंडीशन के अंदर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। साउंड वेव के अंदर भी एग्जैक्टली वही होता है। अगर एक साउंड वेव किसी भी मीडियम से स्ट्राइक कर रही है, चाहे वो प्लेन हो चाहे ना हो, उस कंडीशन के अंदर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। पता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये है कि जो साइज है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दैट मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको याद हो साउंड वेव के बारे में मैंने आपको बताया था, वेव लेंथ के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने आपको बस इतना ही बताया था कि देखो बेटा, अगर आपके पास एक वेव है, जैसे कि ये कंप्लीट एक वेव है, तो इस वेव की जो लेंथ होगी हम उसको वेवलेंथ का नाम देते हैं। अब जो इसकी वेवलेंथ है उससे बड़ा आपका साइज होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज इस वेवलेंथ से कम होगा तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो साउंड को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर सके। ठीक है, तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर मुझे साउंड को रिफ्लेक्ट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इस कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है प्रोडक्शन ऑफ एन एको। तो कहता है कि द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्स्टेकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड इज कॉल्ड एन एको। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, एंड सामने एक ऑब्स्टेकल है, चाहे वो क्लिफ हो चाहे वो वॉल हो बिल्डिंग का, ठीक है, कोई भी है, एक ऑब्स्टेकल है। अब आपने कुछ बोला, बोलने का मतलब होता है कि आपने एक वेव को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये वेव जो है ये आपने प्रोड्यूस करी। अब होता यह है कि जैसे आप बोलते हो तो साथ के साथ आपको अपनी कही हुई बात जो है वो सुनाई दे जाती है। ठीक है, तो वो तो हो गई आपकी ओरिजिनल साउंड, जो मैं बोल रहा हूं मुझे सुनाई दे रहा है। एक साउंड वो होती है जो उस ऑब्स्टेकल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई देती है। अगर मैं इन दो आवाजों को अलग अलग प्रॉपरली सुन सकता हूं तो इसका मतलब है कि वो मेरी एको है। तो एको के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी रिफ्लेक्टेड साउंड और जो मेरी ओरिजिनल साउंड जो मैं सुन रहा हूं वो साउंड और जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो साउंड, दोनों डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए, मतलब अलग अलग सुनाई देने चाहिए। अगर वो अलग अलग सुनाई नहीं दे रहे तो हम उनको एको नहीं कहते हैं। तो यह बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता है कि कंडीशन क्या है फॉर हियरिंग एन एको। देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूं यहां पर, वो ये है कि मेरी जो ओरिजिनल साउंड है और जो साउंड मेरा रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अब उसका रीजन ये है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड आफ्टर द एग्जिस्टिंग स्टिमुलस सीजेस टू एक्ट। मतलब सिंपल सी बात यह है कि 0.1 सेकेंड तक जो साउंड है वो हमारे कानों के अंदर रहती है और वो एक्चुअली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर हमें उस साउंड के बारे में बताती है कि एक्चुअली वो साउंड को इंटरप्रेट करती है कि वो बोलना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। तो वो 0.1 सेकेंड लेता है। मान लो आपके साउंड पहले आपके कानों के अंदर है और एक और साउंड उसी के अंदर ही आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे और आप उन दो साउंड को अलग अलग नहीं सुन सकते।
सो दैट इज द रीजन वाई कि हमारे जो दो साउंड्स हैं उनके बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो याद रखें, हमारी जो सेंसेशन ऑफ साउंड है हमारे ईयर के अंदर परसिस्ट करती है फॉर 0.1 सेकेंड। अगर इससे कम टाइम के अंदर मेरी रिफ्लेक्टेड साउंड मुझे पहुंच जाती है तो अभी भी ओरिजिनल साउंड मेरे पास है, वो रिफ्लेक्टेड साउंड ओरिजिनल साउंड के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा और मैं उन दोनों को अलग अलग नहीं सुन पाऊंगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर शुड बी अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो ये बात प्लीज याद रखना, ठीक है। अब पता क्या बात है, अब सिर्फ इतनी सी बात रह जाती है कि अगर मान लीजिए कि जो मेरा साउंड है, ठीक है, वो एक सोर्स से निकल रहा है। अब जो साउंड आपकी ट्रेवल करती है एयर के अंदर वो लगभग 340 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर पर्सन खड़ा है एंड वो अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सामने ऑब्स्टेकल है, वहां से टकराकर साउंड आपकी वापस आ रही है। तो इसने डी डिस्टेंस मान लो जाने पे लगाया और डी डिस्टेंस वो वापस आएगा साउंड आपका। तो टोटल डिस्टेंस जो ये साउंड ट्रेवल करेगा वो आपका 2D हो जाएगा, डी जाने में और डी वापस आने में। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका इसमें, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2D। क्लियर। टाइम कितना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम आपका 0.1 सेकेंड का 1/10 ऑफ ए सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। अब जहां तक स्पीड के बारे में आप जानते हो, स्पीड होता है बेटा आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस यहां पे है 2D और टाइम है 0.1। तो अब मैं क्या करूंगा, स्पीड की वैल्यू डाल देता हूं जो कि हमारे यहाँ पे 340 है, इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2D और नीचे आ जाएगा 0.1। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 और ये आ जाएगा 2D और D यहाँ पे आ जाएगा 17 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो सोर्स है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो ऑब्स्टेकल है उनके बीच में दूरी कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए अगर आपने एको को प्रोड्यूस करना है। तो अगर इससे ज्यादा होगा डिस्टेंस तो एको तो प्रोड्यूस होगा ही, अगर इससे कम होगा डिस्टेंस तो एको बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि मिनिमम डिस्टेंस आपका 17 मीटर का होना चाहिए। तो अब मन में आता है कि कौन सी ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो मिनिमम डिस्टेंस है मेरे सोर्स ऑफ साउंड के बीच में, मतलब बेसिकली सोर्स ऑफ साउंड मतलब क्या, ऑब्जर्वर ही है। जैसे मैंने प्रोड्यूस किया तो मैं ही सोर्स हूं और मैं ही ऑब्जर्वर हूं। और रिफ्लेक्टर के बीच में कम से कम 17 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और देखिए ना, एक्चुअली ये डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम भी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी स्पीड ऑफ साउंड की इन सी वाटर तो वो 1400 मीटर पर सेकेंड होती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो डिस्टेंस मेरे पास 70 मीटर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाटर के अंदर अगर मुझे एको प्रोड्यूस करना है तो ऑब्स्टेकल एंड ऑब्जर्वर के बीच में कम से कम 70 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये मीडियम टू मीडियम भी आपका वेरी करता है। दूसरी बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए एक बेसिक कंडीशन तो ये है ही है कि जो रिफ्लेक्टर का साइज है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तभी वो मेरे आने वाले साउंड वेव को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखना। और तीसरा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be such that the reflected sound reaching the ear is sufficiently intense to be audible। देखिए अगर मैं धीरे से बोलूंगा हेलो, अगर मैं धीरे बोलूंगा तो पहले ही मेरे साउंड में एनर्जी कम है, वो सामने जाएगा, टकराएगा, टकराने से कुछ एनर्जी उसकी डिसिपेट भी होती है। उसके बाद जब वो मेरे पास आएगा तो वो इतना कम ऑडिबल होगा कि मैं अपनी एको को प्रॉपर्ली सुन ही नहीं पाऊंगा। तो कम से कम जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी से रिलेट आप कर सकते हो, मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है बेसिकली उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ी इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो प्रॉपर जाके टकराकर और मेरे पास आए तो मेरे को ऑडिबल हो, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी कंडीशन होती है। आई होप आपको जो एको है कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या मिनिमम इसका डिस्टेंस है, ये सब समझ में आ गया होगा।
गुड, अब आगे देखते हैं। फिर हमारे पास एक टर्म आती है बेटा जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन का मतलब होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शंस एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए एक सिंपल सी बात आपको मैं यहां दिखाता हूं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो ना तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि अगर कोई पर्सन यहां पे बोल रहा है तो कुछ आवाज आपकी सीलिंग से टकराएगी, कुछ आपके फ्लोर से टकराएगी। तो देयर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी साउंड किसी रिफ्लेक्टर से टकराती है कुछ एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से उसकी एनर्जी खत्म होते 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 एट द फाइनल वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बट इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को हम रिवर्बरेशन का नाम देते हैं। तो इसको प्लीज एको के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर हो रही हैं तो वो रिवर्बरेशन होती है आपकी। अब हमने स्टडी करना है यूजेस ऑफ एको के बारे में। देखिए ज्यादातर जो एको है ना हम उसका इस्तेमाल करते हैं सोनार के अंदर, रडार के अंदर, ठीक है, बैट्स इसका इस्तेमाल करती है। बट जिस वेव को हम ज्यादातर यूज करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब जहां तक अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात हम करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 3 रीजंस हैं उसके। पहला रीजन है कि दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो एक बात आपको मैं बता दूं, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है कम एनर्जी को डिसिपेट करते हुए। तो ये ज्यादा डेविएट भी नहीं होती और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी कर जाती है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करें। दूसरा रीजन ये है कि एक नैरो बीम की तरह जाती है, स्कैटर नहीं करती। जैसे देखो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा साउंड ना हर डायरेक्शन में जाता है, हर डायरेक्शन में मैं कुछ भी बोलूंगा वो इधर वाले को भी सुनेगा, इधर वाले को भी सुनेगा, उधर भी, मतलब हर डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं अल्ट्रासोनिक वेव की तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये बीम की फॉर्म में जाती है और इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाती है, स्कैटर कम करती है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप जानते हो कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आफ्टर सम टाइम मेरी जो आवाज है वो इन्हीं दीवारों से टकरा के जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है मीडियम के थ्रू। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा ये जो मीडियम है वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो एनर्जी है काफी देर तक सस्टेन्ड रहता है और वो काफी दूर तक आपका वो ट्रेवल कर पाता है। इसलिए ये 3 बेसिक रीजंस हैं कि क्यों मैं अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करता हूं एज कंपेयर टू एनी अदर वेव के बारे में। अब हमने स्टडी करना है बेटा यूजेस ऑफ एको के बारे में। तो सबसे पहला यूज जो आप सबको अच्छी तरह पता है वो है कि बैट्स इस एको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, डॉल्फिन इनका इस्तेमाल करते हैं, फिशरमैन इनका इस्तेमाल करते हैं। और वो करते क्या है, अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि जो बैट्स है वो अपने से मतलब अल्ट्रावायलेट जो वेव है वो निकालती है। वो वेव उस प्रे से टकराकर वापस इनके कानों में जाती है और वहां से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है कि मूव कर रही है। उसी तरह अगर मैं डॉल्फिन्स की बात करूं तो डॉल्फिन्स भी लगातार जो वेव्स हैं वो एमिट आउट करती रहती हैं। अब हमें तो वो सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज तक की है, बट अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, तो इसलिए वो मैं सुन तो नहीं पाता। लेकिन यस, ये इनके मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो ब्रेन है वो स्टिमुलस होता है इन वेव से, मतलब वो ये चीजों को ऑब्जर्व या समझ पाते हैं, सेंस कर पाते हैं एक्चुअली। ठीक है, उसी तरह हम सुनार में इसका इस्तेमाल करते हैं। सुनार में क्या होता है, देखो एक तो होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का काम होता है वेव को ट्रांसमिट करना, वेव को छोड़ना, ठीक है। फिर वो नीचे टकराएगा, टकराकर जब वो वापस आएगा वहां पर मिलेगा उसको डिटेक्टर। अब डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई कितने टाइम के बाद हमें हमारे यहाँ पे वेव पहुंची है। अब देखिए एक जर्नल सिंपल फॉर्मूला जो है वो तो आपको पता ही है ना, कि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि 2D/T और ये स्पीड हो गया। एक बात याद रखना प्लीज, जो अगर मुझे यहाँ पे D को कैलकुलेट करना है ना तो जस्ट मुझे V को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना होगा और मैं आसानी से ये डिस्टेंस पता कर सकता हूँ।
ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, और वो ये है आपकी कि जब ट्रांसमीटर से वेव जाती है और वापस आती है तो कितना टाइम लगता है वो मुझे पता लग जाता है। अल्ट्रासोनिक की स्पीड पानी में क्या हम वोल्ट डाल देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाता है। सेम प्रोसेस आपका रिडार में भी होता है। रिडार में क्या होता है कि हम जो वेव्स है ना वो एक्चुअली सभी डायरेक्शन में ऐसे लगातार भेजते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई टारगेट है, हमारे पास कोई प्लेन है, तो वो क्या होगा, वो सिग्नल उससे टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, और जैसे वो वापस आएगा हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो जो प्लेन है वो कहां पर है, उसकी दूरी के बारे में भी हमें पता लग जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो रडार के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही इस्तेमाल करते हैं, बट अल्ट्रासोनिक की जगह पे हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं दैट इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनका यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। एंड लास्ट जो हम यूज करते हैं बेटा एको का, वो मेडिकल फील्ड के अंदर, जैसे कि हमारे पास एकोकार्डियोग्राफी है। अब इसके अंदर क्या था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को अंदर भेजा जाता है बेटा, वो इस हर्ट के साथ टकरा के उसकी जो पिक्चर है वो हमें दिखाई दे जाती है, राइट। तो ये किस वजह से होता है, ये एको की वजह से होता है, इसको एकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है आपका। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको एको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 7 पार्ट ए के जो बाकी की थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये जो एको उसको डिटेक्ट करने का तरीका, इनके जो यूजेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।